नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रश्न आपके यूपी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, सबसे लास्ट वाला, उसके देखे थे प्रश्न। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है नया सेट। सेट नंबर जो है वो 8वां। तो आज के इस सेट में हम देखेंगे हिंदी के जो है 20 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टा है, ठा है, फा है या फिर ढा है। इस चीज का ध्यान दीजिए कि प्रश्न में नहीं जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सा जो है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो आप जानते हैं, इस टाइप से मैंने ट्रिक बताई थी। के टी एम, एम से आपका मूर्धा आता है और जो का वर्ग है सबसे पहले आता है, फिर चा वर्ग आता है और उसका जो एम है मूर्धा, उसमें टा वर्ग आता है। तो टा वर्ग के उच्चारण में आप देखेंगे तो टा भी आता है, ठा भी आता है और ढा भी आता है, पर फा जो है नहीं आता है। ये फा आपका पा वर्ग में आता है, इसलिए आपका आंसर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। 4 ऑप्शन है। वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर शब्द। तो 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी होता है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो बताना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न में कई बार ऑप्शन में ध्वनि भी जो है वो दे दिया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं। तो पहला वाला आपका ऑप्शन वर्ण जो है वो सही हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण जो है वो कहते हैं। वर्ण क्या मतलब क्या है? जैसे कि कोई वर्ड लिखा है, जैसे कि कमल लिखा है, तो जो इसमें का है ये आपका एक सिंगल वर्ड है और इस वर्णों से मिलकर आपका शब्द बना है और इन शब्दों से मिलकर आपका एक वाक्य बनता है। तो वही है कि इस वर्ण जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न तीसरा है कि स्पुतनिक जो है वो किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन है। फ्रेंच भाषा का है, रूसी भाषा का है, पुर्तगाली का है या फिर जापानी भाषा का है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इस टाइप के भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इन शब्दों का बहुत एक लिस्ट पर्टिकुलर है, आप चाहें तो उनको याद कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि स्पुतनिक किस भाषा का जो है वो शब्द है। एक्चुअल में स्पुतनिक नाम किसका है, ये अगर आपको पता होना चाहिए तो हो सकता हो किसी जीके वाले टाइप वाले प्रश्न में पूछ ले जाए। तो ये एक उपग्रह का नाम है, कृत्रिम उपग्रह, प्रक्षेपित विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है और ये रूसी भाषा का शब्द है। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रधान जो है इसका विलोम शब्द जो है वो क्या है। निम्न है, उप प्रधान है, मुख्य है या फिर गौड़ है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। प्रधान का अपोजिट विलोम शब्द आपको बताना है। अर्थ से निकालेंगे तो कभी गलत नहीं आप करेंगे। तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। प्रधान वैसे कहते किसको है? तो आप क्या कहेंगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर लोगों का समूह है, उसमें जो आप प्रथम वरीयता किसी पर्सन को दे रहे हैं, मुख्य जिसको कहते हैं हम, वो आपका प्रधान होता है। और इसका जो विलोम होगा वो सेकेंडरी होता है, मतलब उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हम गौड़ कहते हैं। तो आपका आंसर डी वाला गौड़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गौड़ मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब कि बहुत से लोग अगर हैं, उसमें एक आप प्रथम व्यक्ति को वरीयता दे रहे हैं, तो उसके बाद वाला जो पर्सन आ रहा है उसको हम गौड़ कहते हैं। जैसे कि हम अध्यापक और शिक्षक के संदर्भ में भी, अध्यापक और नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थी के संदर्भ में भी ये बात कहते हैं। देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न 5वां। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्घर्ष, आशीर्वाद। बताना है आपको क्या? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अशुद्ध वर्तनी में आपका 4 ऑप्शन में से बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन जो बी वाला निश्चेष्ट लिखा हुआ, निश्चेष्ट लिखा हुआ है, ये आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये कैसे लिखा जाता है? ये इस प्रकार से लिखा जाता है, नी और जो श्रा वाली श्रा होती है ये लगती है और इसी में ही ये आपका नीचे चा लगता है और ऊपर एस्ट करके इस टाइप से लिखता है। तो ये आपका सही होता है। ये बी वाला यहाँ पर गलत दे रखा है। बाकी पारलौकिक भी सही है, दुर्घर्ष भी सही है और आशीर्वाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसको तो एकदम रट के जो है वो रखिएगा। एक आशीर्वाद हो गया, एक कवयत्री हो गया, जो कि कई एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न, कि जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द जो है क्या है।
प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। अच्छा, ये जो निश्चेष्ट ऊपर आया था इसका मतलब क्या होता है? चेष्टा ना करने वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? चेष्टा ना करने वाला। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से कि जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपका अपत्य जो है वो सही होगा। और एक और चीज ध्यान दीजिए कि ये अपत को ही दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है और वो लिखा जाता है अपर्ण। अपर्णा नहीं होता है, अपर्ण अगर आपका लिखा हो तो भी आपका जो है वो सही होगा। तो जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द है अपत्य या फिर अपर्ण। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 7वां कि महुआ शब्द का तत्सम रूप जो है वो क्या होगा। मधुक होगा, मधुआ होगा, मधुकर होगा या फिर मधुप होगा या मधुप होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस कराते रहे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की और शाम के 8 बजे की, ये तो लाइव टाइमिंग है, लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो महुआ शब्द का तत्सम रूप बात करते हैं आंसर की, तो आपका ए वाला ऑप्शन मधुक जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये ऑप्शन नंबर ए महुआ शब्द का तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है ये आपका। और नहीं आपसे पूछा गया, इस चीज का ध्यान दीजिए। मीन नहीं है, सफरी नहीं है, जलोदरी नहीं है या फिर मत्स्य नहीं है। पर्यायवाची आपको नहीं जो है वो बताना है। अब इनमें से आपने कौन कौन से अवश्य सुने होंगे? मीन अवश्य सुना होगा और मत्स्य अवश्य सुना होगा। तो ए और डी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। अब आप ये बताइए सफरी या जलोदरी में से बी या सी में से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, यानी कि कौन मछली का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका जलोदरी जो है वो सही होगा जो कि मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सफरी भी जो है वो होता है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे पैराग्राफ की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 9 और 10 जो है दो आपके पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश आपका जो है वो दे रखा है। लिखा है कि सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और जो शांति है वो समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। किनकी बात हो रही है? सच्चे वीर पुरुष की। वे कभी चंचल नहीं होते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से जो है वो नहीं खुलती है। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी भी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया जो है उसके तख्ते को अपनी आंखों की जो पलकें हैं उनसे हलचल में डाल देते हैं। और जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। इस पर आधारित प्रश्न नंबर 9 आपसे जो है वो पूछा गया है कि सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? बताइए। सुंदर, शांत और चंचल होते हैं, बुद्धिमान और कायर होते हैं। कायर तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते, तो बी ऑप्शन तो कट जाएगा। तमो और रजोगुण से परिपूर्ण होते हैं या फिर धीर गंभीर और आजाद होते हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि सुंदर की यहाँ पर बात नहीं की गई है, चंचल और शांत की एक विशेषता की बात की गई, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा। तमो और रजोगुण से परिपूर्ण की बात ना करके डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धीर गंभीर और आजाद। इन्हीं सभी लाइनों की बात ऊपर पैराग्राफ में भी की गई। एक और आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, जो कि पैराग्राफ पर आधारित है। 2 प्रश्न आपके आते हैं पैराग्राफ पर कि कुंभकर्ण का जो है उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? वीरता के संदर्भ में, आलस्य के संदर्भ में, गाढ़ी नींद के संदर्भ में या फिर कायरता के संदर्भ में? तो क्या बताया गया है ये आपको बताना है। अब जो एग्जैक्ट वहां लिखा है वो नहीं बताना है, ये लिखा गया है किस संदर्भ में किया गया है, कि एक्चुअल में उसको बताने का प्रयास क्या किया जा रहा है, किस लिए उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपको उसके बारे में नहीं यहाँ पर बताना है जो ऊपर पैराग्राफ में, जबकि ये बताना है कि वो किस विशेषता के आधार पर इसमें शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो वीरता के संदर्भ में आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मैंने क्या कहा, पैराग्राफ में तो गाढ़ी नींद के बारे में लिखा गया था, तो इसको आप नहीं टिक करेंगे क्योंकि ये इसको संज्ञान में रखते हुए चीजों की बात की गई है कि वीरता के संदर्भ में बात की गई, तो आपका 10वां ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां देखते हैं,
एकमात्र सहारा अर्थ के लिए सही मुहावरा जो है वो क्या होगा? नाक का बाल होना, आंखें बिछाना, अंधे की लाठी होना या फिर आंखों का तारा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। एकमात्र सहारा अर्थ के लिए सही मुहावरा आपको जो है वो बताना है। तो आप सभी जानते हैं किसी का गलत नहीं होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी अंधे की लाठी होना आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। पर्यावरण शब्द जो है उसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये आपको बताना है। परि प्लस आवरण, पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण या फिर परिध प्लस आवरण। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन परि प्लस आवरण पर्यावरण का जो है वो सही संधि विच्छेद होगा। अगला देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न कि किस समास के जो दोनों पद होते हैं उनकी उनके अर्थ की जो समानता है वो होती है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो किस समास के जो दोनों पद होते हैं उनके अर्थ की समानता होती है, ये आपको जो है वो बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन इन चारों में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं उनका समाहार होकर ही आपका जो समास विग्रह होता है और उसमें योजक भी जो है वो जुड़ा रहता है। और हो गया, अथवा हो गया, एवं हो गया, तो ये सब होते हैं। तो द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानहु सूर काढ़ी डारी है, वाधि वारी मध्य तय मीन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 14 नंबर प्रश्न है। टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे। तो उपमा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास में बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ दे रखे हैं, क्योंकि ये जो मानव यहाँ पर दे रखा है ये सभी वाचक शब्द होते हैं जो कि आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में यूज होते हैं। कौन कौन से? मनु, मानव और मनहु। इसी प्रकार होता है आपका जनु, जानो और जनहु। इसी प्रकार मनः, जनः ये शब्द किस में यूज होते हैं? ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है वो यूज होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा जो है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर जो दे रखा है आंसर वो अनुप्रास अलंकार दे रखा है, जबकि इसमें आप देखेंगे तो वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हुई है। तो उस आधार पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को ही जो है वो सही मानकर चल रहे हैं। 15 प्रश्न देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा जो है वो रही, क्या कहूँ आज कही। ये जो पंक्तियां दे रखी हैं इसमें कौन सा रस जो है वो यूज हुआ है, ये आपको बताना है। करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां जो है वो किनकी हैं, कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की कि यहाँ पर रस कौन सा होगा सही। तो आपका आंसर पहला वाला ऑप्शन करुण रस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन लाइनों से ही आपको क्लियर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कि जो ऐसड़ा है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है? देवता होता है, अभिलाषा होता है, ऐब होता है या फिर सुंदरता होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको जो ऐसड़ा है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन 4 ऑप्शन में ऐसड़ा जो है इसका क्या अर्थ होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला अभिलाषा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसड़ा जो है इसका अर्थ अभिलाषा जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17। 17 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में कौन सी जो है वो संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको कि असहयोग आंदोलन में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला व्यक्तिवाचक जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 18 कि जो, सो किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक में संबंधवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है संबंधवाचक? जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे
एग्जाम्पल से समझिए कि जो जागत है सो पावत है, तो जो और सो आ रहा है, ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा। वो जो ना करे सो थोड़ा, और वह कौन है जो पड़ा रो रहा, तो वह जो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि जो और सो आ रहा है, तो ये भी आपका संबंधवाचक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये भी होता है कि इसी में ही हिडन यानी छुपे भी रहते हैं, यानी कि आपको कल्पना भी करनी होती है। जैसे लिखा हो कि हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ में देखिए जो नहीं आ रहा है वो आपका छिपा हुआ है, पर सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो संबंधवाचक में ही आएगा। तो यही है कि कभी कभी संबंधवाचक सर्वनाम में आप क्या कहेंगे, कल्पना भी जो है वो करनी पड़ती है कि इसका प्रयोग यहाँ पर होता हुआ एक्चुअल में नहीं दिखाई देता है, पर हो रहा होता है। 19 प्रश्न आपका है कि सूर सागर किस जो है वो भाषा की कृति है। अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज या उड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, पूछा खूब जाता है ये प्रश्न। तो चार ऑप्शन में से सबसे पहले ये समझिए कि ये जो रचना है वो सूरदास जी की है। सूरदास की और कौन कौन सी रचनाएं जो सबसे ज्यादा आती हैं, तो एक सूरसागर के अलावा दूसरी सूरसालावली और तीसरी साहित्य लहरी, ये आपको हर जगह देखने को मिलती है। इसके अलावा नल दमयंती और व्यालो करके भी हैं, वो भी देखने को मिलती हैं, पर ये तीन एकदम रटी होनी चाहिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये सूरसागर की अगर बात करें किस भाषा की कृति है, उसको याद करने से थोड़ा सा जोड़ के इसको याद कीजिए कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रज में जन्म हुआ था। और जब इनकी कृति ही है सूरसागर, तो सूरसागर की जो भाषा है वो भी आपकी ब्रज भाषा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद वाला प्रश्न एक हम आपसे भी पूछेंगे। और प्रश्न आपका है इस वीडियो का लास्ट, और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। बताना है आपको इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि कौन कौन छायावादी कवि हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं। ऐसे बहुत से नाम है, हरिवंश राय बच्चन भी हैं। तो वो सब आपके छायावादी कवि में आते हैं, पर मैथिली शरण गुप्त जो है आपके नहीं आते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए इस वीडियो के। बढ़ते हैं चलिए अब उस प्रश्न की तरफ, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रश्न हम आपसे इंग्लिश से पूछ रहे हैं, इसके बाद वाले प्रश्न जो होंगे वो हम इंग्लिश के कराएंगे। कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कंजंक्शन यहाँ पर बताना है कि सी वॉज इंटेलिजेंट, और फिल इन द ब्लैंक्स, और सी वॉज पुअर। तो बट आएगा, एंड ऑल्सो आएगा, या फिर बट ऑल्सो आएगा। ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो दो प्रश्न हम पूछेंगे, एक प्रश्न आपका ये हो गया, फिर से मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न कि सी वॉज इंटेलिजेंट, फिल इन द ब्लैंक, सी वॉज पुअर। तो इसमें आपका इन चारों ऑप्शन में प्रश्न नंबर 36 में क्या आएगा, ये प्रश्न है। एक प्रश्न हम विज्ञान का भी आपसे पूछ रहे हैं, जो कि आपका 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। CO, CO2, N2 या फिर O2। तो ये आपका 41 नंबर प्रश्न भी हम पूछ रहे हैं। इन दोनों प्रश्न का, एक इंग्लिश वाला और इस विज्ञान वाले का आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले इसके आगे के 30 प्रश्नों में। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग आंसर दीजिएगा, गलत सही आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।